दोस्तों, इतिहास को किताबों में पढ़ना और इतिहास को आंखों से देखना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए आज मैं आपको लेकर चलूंगा भारत की शान दिल्ली के दिल में बसा ऐतिहासिक लाल किले की सैर पर, जहां हर ईंट में इतिहास और हर कोने में संस्कृति की झलक मिलती है। आज मैं आपको लाल किले के खूबसूरत और ऐतिहासिक स्मारकों को तो दिखाऊंगा ही, साथ में इतिहास की उन बातों को भी बताऊंगा जिन्हें आप सच में नहीं जानते। तो इस वीडियो में आप देखेंगे लाल किले के अंदर मौजूद मीना बाजार, नौबत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मुमताज महल, शाही हमाम, मोती मस्जिद, हयात बख्श बाग, सावन भादो मंडप, जफर महल और शाह बुर्ज भी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ और जानिए लाल किले के उस इतिहास को जिसे आप सच में नहीं जानते। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के ऐतिहासिक सफर में मेरे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये लाल किले का मेन एंट्री गेट है, जिसे लाहौरी गेट के नाम से जाना जाता है। इसका नाम लाहौरी गेट इसलिए पड़ा क्योंकि यह रास्ता पहले लाहौर तक जाता था। गेट के भीतर आते ही सामने एक बड़ा सा खुला आंगन दिखाई देता है। मुगल काल में यहाँ घोड़े और हाथियों की सवारियां रुकती थी। ये जो सामने आप ऊंची जगह देख रहे हैं, हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इस खुले आंगन में चलते हुए हम पहुंचते हैं मीना बाजार, जिसे छत्ता चौक बाजार के नाम से भी जाना जाता है। मुगल काल में यह राजघराने की महिलाओं और रईसों के लिए खास बाजार हुआ करता था, जहां कपड़े, जेवर, इत्र और नायाब चीजें बिकती थीं। आज भी यहाँ छोटी छोटी दुकानों में एंटीक पीस, हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग्स और ज्वेलरी वगैरह मिलती है। इसे लाल किले के मेन गेट लाहौरी दरवाजे के ठीक सामने बनाया गया था, ताकि यह एक शाही गलियारा और बाजार दोनों का काम करे। यहीं से होकर शाही सवारियां दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल और शाही बागों तक जाती थीं। मीना बाजार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खूबसूरत मीनाकारी के जेवर, सजावटी सामान और नायाब कीमती चीजें बिकती थीं। यह आम जनता के लिए नहीं, शाही परिवार और रईसों के लिए खास बाजार था। यहाँ केवल राजघराने की महिलाएं, खास मेहमान या महल के अंदर काम करने वाले ही खरीदारी कर सकते थे। यह शाही मेलों, त्योहारों जैसे रमजान, ईद, बकरीद पर लगने वाला खास बाजार होता था, जहाँ शहजादियां और बेगमें छोटी छोटी दुकानों से सामान खरीदती और शहजादों, राजकुमारों से भी मिलती। इस मीना बाजार से बाहर निकलने के बाद जो सामने इमारत दिखाई दे रही है, इसे नौबत खाना या नक्कार खाना कहते हैं। इसका मतलब होता है नगाड़ों और ढोल बजाने की जगह। यहाँ से शाही ऐलान होता था और बादशाह के आने पर नगाड़े बजते थे, यानी यह नगाड़े बजाने की जगह थी। अंग्रेजी में इसे ड्रम हाउस भी कहते हैं। यही वो इमारत है जो छत्ता चौक के ठीक बाद आती है और दीवाने आम की ओर जाने का रास्ता देती है। मुगल सम्राट के आने जाने, शाही जुलूस या किसी जरूरी ऐलान पर यहाँ नगाड़े, शहनाई और तुरही बजती थी। इसे पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति दीवाने आम में प्रवेश कर सकता था। शाही मेहमानों, राजदूतों और अधिकारियों का स्वागत यहीं से होता था। इमारत आयताकार है और ऊपर की मंजिल पर बालकनियां और गैलरी बनी है, जहां बैठकर नगाड़े बजाए जाते थे। ये इमारत लाल बलुआ पत्थर से बनी है। बीच बीच में संगमरमर का इस्तेमाल भी है। इसके दोनों ओर शाही सीढ़ियां और ऊपर झरोके बने हुए हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने यहाँ म्यूजिक, बैंड हाउस और बाद में संग्रहालय बना दिया। यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि शाही समारोहों का केंद्र था। छत्ता चौक से आकर नौबत खाना पार करते ही शाही दरबार का माहौल दिखाई देता था। दीवाने आम यानी आम जनता का दरबार। यहाँ बादशाह आम जनता, व्यापारी, अमीर और दरबारियों की अर्जियां सुना करते थे और फैसले सुनाते थे। यह आम लोगों का शाही प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का संपर्क स्थल था। यह एक बड़ा खुला
हॉलनुमा ढांचा है जिसमें ऊंचे मेहराब हैं और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। चारों ओर गैलरी और मेहराब जनता के लिए बने थे। दीवाने आम में बादशाह के लिए एक सफेद संगमरमर का ऊंचा चबूतरा बना हुआ है जिसे बंगाल शैली की छतरी से ढका गया है। इस पूरे चबूतरे को बारीक नक्काशी और कीमती पत्थरों के फूल पत्तों और चिड़ियों के डिजाइन से उकेरा गया है जो कि बेहद खूबसूरत और शानदार दिखता है। सिंहासन के ठीक नीचे जो चौकी रखी है, इसका इस्तेमाल वजीर जनता की शिकायती अर्जी लेने के लिए किया करते थे। इस संगमरमर के मंच पर मुगल काल में तख्ते ताउस रखा जाता था, जहां मुगल बादशाह बैठते थे। तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था, इस बेशकीमती सिंहासन को शाहजहां ने 1635 ईस्वी के आसपास बनवाया था। इसे बनाने में लगभग 7 साल लगे और उस समय करीब 1 करोड़ रुपए मुगल काल की मुद्रा का खर्च आया। यह उस दौर के लिहाज से बहुत बड़ा खर्च था। यह पूरी तरह सोने से मढ़ा हुआ था। इसमें अनगिनत हीरे जवाहरात, पन्ने, मोती और मणिक जड़े थे और इसकी पीठ पर 2 मोर बने थे। इसलिए इसका नाम तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन पड़ा। नादिर शाह ने 1739 पर दिल्ली पर बड़ा हमला किया और लूटमार की। वो ये सिंहासन भी लूट कर अपने साथ फारस ले गया, जिसे आज ईरान कहा जाता है। आज असली तख्ते ताउस लाल किले में नहीं है, सिर्फ उसका संगमरमर का चबूतरा बचा हुआ है। यह सिंहासन मुगल बादशाह की शक्ति और वैभव का प्रतीक था। नहर बहिश्त, इसका मतलब है स्वर्ग की नहर। यह आर्टिफिशियल पानी की छोटी नहरें थीं जो शाहजहां के समय में लाल किले के अंदर बनाई गई थी। यह नहर यमुना नदी से पानी लाकर पूरे महल को ठंडक और खूबसूरती के लिए बहाई जाती थी। यह सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि ठंडक, सुकून और शाही जिंदगी के आराम के लिए बनाई गई थी। मुगल काल में चार बाग शैली और पानी की नहरें इस्लामी और फारसी बागवानी परंपराओं से प्रभावित थीं। आज भी लाल किले में इसका कुछ हिस्सा मौजूद है, हालांकि ज्यादातर जगहों पर पानी बहना बंद हो चुका है। रंग महल, रंग महल को शाहजहां ने 17वीं शताब्दी 1648 के आसपास लाल किले के अंदर बनवाया था। इसे इम्तियाज महल भी कहा जाता था। यह महल बादशाह की बेगमों और शाही ख्वातीन यानी औरतों के रहने के लिए था। यहाँ पर बादशाह अपनी बेगमों के साथ समय बिताते थे और कभी कभी निजी दरबार भी लगाते थे। महल के बीच में एक बड़ा हॉल है। प्यालीदार मेहराबों से बना ये महल 6 कमरों में बटा हुआ है। छत और दीवारों पर रंगीन फूलों, बेल बूटों की नक्काशी और सुनहरी पेंटिंग्स थीं। इस महल की छतों और दीवारों पर शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए थे जो रोशनी को रिफ्लेक्ट कर एक खूबसूरत नज़ारा पेश करते थे। इस वजह से इसका नाम रंग महल पड़ा। बीच में नहर बहिश्त, पानी की नहर बहती थी जिससे ठंडक और खूबसूरती दोनों बढ़ती थीं। नीचे तहखाना भी था जिसमें गर्मियों में ठंडक बनी रहती थी। अंग्रेजी शासन के समय इसमें कई बदलाव किए गए और कुछ हिस्से बर्बाद भी हुए। हालांकि कांच व सोने की सजावट ज्यादातर खत्म हो चुकी है, जिससे अब ये बेनूर सा दिखता है। मुमताज महल, इसको 17वीं सदी में शाहजहां के समय बनवाया गया था। इस शाही महल का नाम शाहजहां की प्यारी बेगम मुमताज के नाम पर रखा गया था। यह महल शाही हरम का हिस्सा था। खास तौर पर शाही परिवार मुगल बादशाह की बेगमों के रहने के लिए बनाया गया था। इसे छोटे रंग महल के नाम से भी जाना जाता था। इसमें मुगल शैली की खूबसूरत नक्काशी, संगमरमर का काम, मेहराबें, नाजुक कारीगरी और शानदार सजावट थी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और 1857 की क्रांति के वक्त यहाँ की कई बेशकीमती चीजें लूट ली गईं और अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल कैदियों को रखने के लिए जेल की तरह किया, जिसकी वजह से इस महल की असली बनावट बिल्कुल बदल गई। लेकिन अब देखरेख ना होने की वजह से सब शाही शान और शौकत खत्म होती जा रही है। बचे हैं तो मेहराबों पर किए गए खूबसूरत काम के मामूली निशान और सफेदी से बेनूर की हुई दीवारें। यह महल शाही जीवन का हिस्सा था और इसकी खूबसूरती
मुगल काल की कला और संस्कृति को दिखाती है। 1911 के बाद इसे एक पुरातत्व संग्रहालय में बदल दिया गया था, जहां मुगल काल की चीजें, चित्रकला, हथियार और दूसरे ऐतिहासिक सामान रखे थे। लेकिन अब यह म्यूजियम दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। आज पर्यटक इसे देखकर मुगल काल की झलक महसूस करते हैं। दीवाने खास, इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1639 ईस्वी से लेकर 1648 ईस्वी के बीच बनवाया था। यह वह जगह थी जहां बादशाह अपने निजी दरबारियों, मंत्रियों और खास मेहमानों से मुलाकात करते थे। यहाँ राज्य के महत्वपूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य फैसले लिए जाते थे। दीवारों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई और फूल पत्तियों के डिजाइन बने हैं। हाल की छत लकड़ी की थी, जिस पर सोने के पानी की पेंटिंग थी, जिसके कुछ निशान आज भी दिखाई देते हैं। बीच में बादशाह का तख्ते ताउस रखा जाता था। इस सिंहासन के पीछे भी सुंदर पर्दे और दीवारों पर डिजाइन बने थे। हॉल के चारों ओर संगमरमर की खूबसूरत जालियां और खुले मेहराब बने हैं, ताकि रोशनी और हवा अंदर आए। दीवारों पर फारसी में लिखा अमीर खुसरो का मशहूर शेर, गर फिरदौस बर रुए जमी, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर जमी पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। यह हाल मुगल साम्राज्य की सर्वोच्च सत्ता और वैभव का प्रतीक था। यहाँ पर लिए जाने वाले फैसले पूरे साम्राज्य को प्रभावित करते थे। यहाँ विदेशी राजदूत, सूबेदार, जागीरदार और उच्च पदाधिकारी बादशाह से मिलते थे, इसलिए इसे दीवाने खास कहा गया। यह नहर बहिश्त, पानी की नहर बहती थी, जो हाल के बीच से गुजरती थी और ठंडक का एहसास दिलाती थी। इस हाल की वास्तुकला में फारसी, तुर्की और भारतीय शैली का शानदार संगम मिलता है। इसे देखने से मुगल काल की शान और शौकत और आलीशान वास्तुकला का अंदाजा होता है। ब्रिटिश काल में इसकी बहुत सी सजावट और रत्न बर्बाद हो गए या निकाल लिए गए। पुरातत्व विभाग की अनदेखी भी या महसूस की जा सकती है। इतनी बेनूर और धुंधली दीवारें पहले कभी नहीं देखी। शाही हमाम, यह भी बहुत खास जगह है, जिसे शाही हमाम यानी रॉयल बाथ कहा जाता है। लेकिन आजकल किन्हीं वजहों से इसे बिल्कुल लॉक कर दिया गया है। मैंने इसे अंदर से देखा है। यह बेहद खूबसूरत और शानदार बना है। यह शाही हमाम बादशाह, उनके परिवार और नज़दीकी लोगों के नहाने धोने और आराम के लिए बनवाया गया था। इसको 17वीं सदी में शाहजहां ने बनवाया था। इसमें 3 शानदार कमरे हैं: ठंडे पानी का कमरा, गुनगुने पानी का कमरा और गर्म पानी का कमरा। फर्श और दीवारें सफ़ेद संगमरमर से बनी हैं और उस पर नाजुक इनले वर्क, पत्थरों की जड़ाई और रंगीन डिजाइन बने हैं। छत पर भी रंग बिरंगे डिजाइन और फूल पत्तियों की आकृतियां बनी हैं। यहाँ बादशाह आराम से स्नान करते। कभी कभी हकीमों द्वारा स्टीम बाथ या औषधीय स्नान भी होता था। मोती मस्जिद, इस मस्जिद को मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1662 से 1663 ईस्वी के बीच अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनवाया था। इसे खास तौर पर शाही परिवार और शाही हरम की औरतों के नमाज अदा करने के लिए बनवाया गया था। पहले इस मस्जिद के अंदर जाने की इजाज़त थी, लेकिन अब इसे भी लॉक कर दिया है। इसका नाम मोती मस्जिद इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी सफ़ेद संगमरमर की बनावट मोती जैसी चमकती है। अंदर से पूरी मस्जिद सफ़ेद संगमरमर से बनी है। इसमें 3 गुंबद हैं, जिसको तांबे के पत्थर की कलश नुमा सजावट थी। आज कुछ हिस्सा नष्ट हो चुका है। मस्जिद के हाल में 3 मेहराबें बनी हैं। यह हाल आंगन से ऊंचे चबूतरे पर बना है। मस्जिद का आंगन छोटा है, लेकिन अंदर से पूरा का पूरा सफ़ेद संगमरमर से बना है। आंगन में फव्वारे सहित हौज़ वुज़ू बना है, जिसमें नमाज से पहले वुज़ू करने की जगह बनाई गई है। इसकी सजावट बहुत ही सादी लेकिन खूबसूरत है, जैसा कि औरंगजेब के दौर में आम था। सीते हयात बख्श बाग, इस नाम का मतलब है जिंदगी को ताजगी देने वाला बाग। यह लाल किले का सबसे बड़ा और मुख्य बाग है, जो किले के उत्तरी हिस्से में फैला हुआ है। इसे जहांगीर और शाहजहां के बागों की शैली पर बनाया गया था। बीच में नहरें और उसके दोनों तरफ फूलों फलों के पौधे लगते थे। यह बाग बादशाह और शाही मेहमानों के टहलने और आराम करने की जगह था। अंग्रेजों के समय में यहाँ की असली सजावट, फव्वारे, फूल पौधे बहुत हद तक बर्बाद हो गए, लेकिन नक्शा आज भी दिखाई देता है।
सावन भादो मंडप। यहाँ हयात बख्श बाग के बीच में बने दो छोटे मंडप हैं। इनके नाम भारतीय मानसून के 2 महीनों सावन और भादो पर रखे गए हैं। ये दोनों मंडप सफेद संगमरमर के बने हैं जो कि बेहद खूबसूरत दिखते हैं। यहाँ बनावटी झरने और फव्वारे चलते थे। जब पानी गिरता था तो ऐसा लगता था जैसे बरसात हो रही हो। इस वजह से इनका नाम सावन भादो मंडप पड़ा। इन मंडपों का इस्तेमाल शाही परिवार और खास मेहमान गर्मियों और बरसातों के मौसम में बैठने, ठंडक और तफरीह के लिए किया करते थे। लाल किले के बीच में बना हयात बख्श बाग एक बड़ा शाही बाग था और इसके बीच बने सावन भादो मंडप शाही बरसाती मंडप थे। यहाँ फव्वारे और झरने चलते थे ताकि शाही लोग बारिश जैसा माहौल महसूस कर सकें। जफर महल। यह महल लाल किले के हयात बख्श बाग के बीचों बीच है, जहां इसके दोनों ओर सावन और भादो मंडप बने हैं। इसे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समय में 1842 के बाद बनवाया गया था। यह एक 2 मंजिला लाल बलुआ पत्थर का छोटा महल है, जिसमें आगे पीछे बरामदे और ऊपर छज्जा है। महल के चारों तरफ पानी का तालाब है, जिसमें पानी बहा रहता था। साथ में बाग, पानी की नहरें, फव्वारे थे ताकि बैठने वालों को ठंडक और खूबसूरत माहौल मिले। इसका इस्तेमाल ज्यादातर बादशाह के निजी आराम व बैठकों के लिए होता था। बहादुर शाह जफर का मन था कि उनकी कब्र यहीं जफर महल में बने, इसलिए उन्होंने यहाँ एक छोटा सा मकबरा नुमा चबूतरा भी बनवाया था। लेकिन 1857 के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून, म्यांमार में कैद कर दिया और वहीं 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी असली कब्र वहीं रंगून में है। शाह बुर्ज। इसका मतलब है बादशाह का बुर्ज, यानी एक शाही मीनार। यह लाल किले के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बना है। यह 3 मंजिला 8 कोनों वाला ऑक्टागोनल बुर्ज है। इसके साथ ही सफेद संगमरमर का एक खूबसूरत पवेलियन है, जिसे औरंगजेब के समय बनवाया गया था। इसकी छत वेल बैक यानी मछली की पीठ जैसे डिजाइन की है। शाह बुर्ज को कभी लाल किले की पानी आपूर्ति प्रणाली का मुख्य हिस्सा माना जाता था। यहाँ से यमुना नदी से पानी उठाकर नहर बश्त नहर के जरिए किले के अंदरूनी महलों, बागों और फव्वारों तक पहुंचाया जाता था। 1857 के गदर में बुर्ज को काफी नुकसान हुआ। 1904 के भूकंप में भी ये क्षतिग्रस्त हो गया था और बाद में आंशिक रूप से इसे फिर ठीक करवाया गया। आजकल ये बुर्ज और पवेलियन मरम्मत की काम की वजह से आम लोगों के लिए ज्यादातर बंद रहते हैं। ये हैं अंग्रेजों द्वारा बनाए गए बैरक्स। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने लाल किले को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने महलों, नहरों, बागों और अन्य मुगल काल की कई इमारतों को नष्ट कर दिया या बदल दिया और वहां इस तरह की कई बैरक्स को बनवाया गया जो 3 मंजिला थी, ताकि यहाँ फौज को ठहरने के लिए जगह बन सके। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय आर्मी ने लाल किले के इन बैरक्स और अन्य नई संरचनाओं का उपयोग किया, पर 2003 में आर्मी ने किले से बाहर जाना शुरू कर दिया। मैंने ये लाल किला पहले भी कई बार देखा है, लेकिन इस तरह से मैं पहली बार देख रहा हूं कि कई इमारतों में अंदर जाने नहीं दिया जाता या लॉक लगे हैं। हो सकता है ये इन इमारतों को बचाने के लिए किया गया हो, लेकिन जो मजा लाल किले को पहले देखने में आता था वो इस बार नहीं आया। तो ये था ऐतिहासिक लाल किला और उसके इतिहास की कुछ सुनी कुछ अनसुनी जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।